हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम यक्की है और हम आज से 8th क्लास की बायो पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वो सेल है। आज हम सेल के बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि उसकी डिस्कवरी, उसका शेप, उसका साइज़ और मतलब सेल थ्योरी, जो भी बेसिक्स है वो हम सेल के आज कवर करेंगे। फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 1665 में इन्होंने एक ट्री की जो है कॉर्क को लेके, बार्क को लेके, जिसको हम बोलते हैं पेड़ की तनी, उसको लेके इन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। तो इन्हें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए माइक्रोस्कोप के अंदर। इन बॉक्स को एक बॉक्स को इन्होंने नाम दिया सेल। इस एक बॉक्स को इन्होंने बोला सेल। ये जो बॉक्स थे ये आपस में अलग अलग डिफरेंशिएटेड थे। ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफरेंशिएटेड थे। इसको इन्होंने, एक बॉक्स को इन्होंने सेल बोला। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में जो दीवार होती हैं वो दीवार जो है एक एक ब्रिक से, एक एक ईंट से बनती है। तो जैसे अगर हम दीवार को कोई भी बॉडी, लिविंग बॉडी मान लें, जैसे कोई पेड़ मान लें या कोई एनिमल या हम ह्यूमंस मान लें, कोई भी लिविंग बीइंग अगर हम उस दीवार को मान लें, तो वो ब्रिक जो हुई, जिससे जो एक एक ब्रिक जोड़ के वो दीवार बनी है, वो ब्रिक जो है एक सेल हुआ। इसी तरह मतलब जैसे एक ब्रिक जोड़ जोड़ के वो दीवार बनी है, वैसे ही कई मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस सेल जोड़ के एक लिविंग बॉडी बनती है। जब फर्दर स्टडी किया गया सेल को आगे, जब फर्दर स्टडी किया गया, क्योंकि तब टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड नहीं थी कि डिटेल में सेल को स्टडी किया जाता, तो इसीलिए जब आगे सालों में जब सेल को स्टडी किया गया तो सेल थ्योरी डिस्कवर हुई। ये सेल थ्योरी डिस्कवर करी थी श्लेडन और शॉन ने। ये दो बायोलॉजिस्ट थे। इन लोगों ने सेल थ्योरी डिस्कवर की। इन लोगों ने एक थ्योरी दी सेल के ऊपर, जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी में क्या था, इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट जो था वो ये था कि जो एक सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बीइंग का। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट से मतलब ये हुआ कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसका छोटे से छोटा फंक्शन, जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर जो लिविंग बीइंग का बनता है, वो कई सेल्स को जोड़ जोड़ के बनता है। तो जो सेल है वो एक छोटी सी यूनिट है जो कि कई सेल्स को जोड़ जोड़ के वो लिविंग बीइंग बना है। जैसे एक दीवार जो है किसी भी शेप की हो, कोई भी उसका काम हो, कहीं भी वो उसी शेप के सेल्स से, उसी साइज के सेल से, कई सेल से जोड़ जोड़ के वो दीवार बनती है। वैसे ही जो लिविंग बीइंग है वो छोटे छोटे सेल्स को मिला के उसी शेप के, वो ही फंक्शन करने वाले वैसे ही स्ट्रक्चर के सेल से बनता है कोई भी लिविंग बीइंग। जो दूसरी थ्योरी थी वो इनकी थी, जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। जैसे कोई भी सेल जो है, जो पहले जो सेल एग्जिस्ट करते हैं उसी में से बनते हैं। जैसे जो पहले जो सेल एग्जिस्ट करते हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे ये सेल, ये कोई भी एक सेल है जो एग्जिस्ट करता है पहले से, अब ये सेल 2 हिस्सों में टूटेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ये जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, अब ये जो दो डिवीजन हुए हैं ये नए सेल हैं। तो ये पुराने सेल में को डिवाइड करके ये 2 नए सेल बने हैं। तो कोई भी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ये 2 पॉइंट्स सेल थ्योरी में श्लेडन और शॉन ने दिए थे। इनको हम सेल थ्योरी बोलते हैं, 2 पॉइंट्स को। जो सेल है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस के होते हैं। जैसे हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं
वो हमारे लीवर के सेल्स से उनके फंक्शंस और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन के फंक्शन करते होंगे, जो हमारे लीवर के सेल्स हैं वो हमारे लिवर के फंक्शंस करते होंगे। हमारे लिवर के सेल्स हमारे ब्रेन के फंक्शन नहीं कर सकते, ना ही वो स्ट्रक्चर में और साइज में सेम होंगे। ब्रेन के सेल का शेप, साइज, फंक्शन अलग होगा, लिवर के सेल का, स्टमक के सेल का, बोन्स के सेल का, किसी भी और ऑर्गन के, किसी भी और पार्ट के सेल का स्ट्रक्चर, शेप, साइज डिफरेंट होगा। अब अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, नंबर ऑफ सेल की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी माने बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से एक से ज़्यादा सेल से बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी बिलियन ट्रिलियन सेल से बनी है तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनता है, ऑर्गेनिज्म विद वन सेल, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि माने कि एक, सेलुलर मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसके एग्जाम्पल हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं और केवल यूनिसेलुलर क्यों नहीं बोलते? जैसे हमारी जो WBC होती हैं, WBC वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो भी एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं वो सब अमीबा और पैरामीशियम एक सेल होने के बावजूद भी कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन्हें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक सेल, उनका एक सेल, वो सिंगल सेल्ड में भी सब एक्सक्रीशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन सब कर सकते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। इसीलिए उन्हें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन जो WBC होता है वो हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो खुद के बेसिस पे अपने लिए खाना नहीं बना सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक्सक्रीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो सिंगल सेल तो है, इसलिए उसे यूनिसेलुलर तो बोला जाता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा का कोई भी फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता। ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में एग्जिस्ट कर सकता है। इरेगुलर शेप होती है इसकी, और इसमें इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फुट। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, पोडिया मतलब फीट, पैर। तो ये एक स्यूडोपोडिया फॉर्म कर सकता है जो कि इसको फूड कैप्चर करने में और मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे ये अमीबा है, ये इसका खाना है। अब अमीबा क्या करेगा? जैसे उसका खाना पास में आया, अमीबा अपने खाने के आसपास स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेगा। ये स्यूडोपोडिया है।
इसने जब अपने खाने के आसपास ऐसे स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिया, नेक्स्ट स्टेज में ये इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपना खाना जो है अंदर ले लेगा। ये खाना इसके अंदर पहुंचेगा। जब इसने अपना फूड कैप्चर कर लिया, जब इसका खाना इसके अंदर पहुंच गया, तो ये स्यूडोपोडिया जो था वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि अब इसको स्यूडोपोडिया की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्यूडोपोडिया फॉर्म कर सकता है और उसको डिसअपियर हो सकता है स्यूडोपोडिया इसकी ज़रूरत के हिसाब से। जब इसको मूवमेंट में या फूड कैप्चर में ज़रूरत होती है तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, वरना ये अपने नॉर्मल शेप में और साइज में रहता है। इसीलिए स्यूडोपोडिया डिसअपियर अपीयर हो सकता है। इसीलिए अमीबा की कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता है, क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से अपनी शेप और साइज बदल सकता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में जो सेल होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन के सेल्स को हम न्यूरॉन बोलते हैं, तो जो न्यूरॉन या फिर जो नर्व सेल्स होते हैं वो कई सारे नर्व सेल और न्यूरॉन मिलके हमारा ब्रेन बनाते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक तरीके के एक फंक्शन करने वाले कई सारे सेल टिश्यू बनाते हैं। सेम फंक्शन करने वाले टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और सेम फंक्शन करने वाले ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल हुए, नर्व सेल्स जो हमारे कई सारे नर्व सेल्स ने मिलके हमारा टिश्यू बनाया, कई सारे टिश्यू ने मिलके उन्हीं टिश्यू ने मिलके हमारा ऑर्गन बनाया। जैसे हमारा ब्रेन बनाया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाया, उसी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ने मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। ऐसे ही कई सारे सिस्टम ने मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनाई। जैसे लिवर के सेल्स ने मिलके लिवर बनाया, स्टमक के सेल्स ने मिलकर स्टमक बनाया, इंटेस्टाइन के सेल्स ने मिलकर इंटेस्टाइन बनाया। अब स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी डाइजेशन करने वाले ऑर्गन्स हैं, उन सब ने मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। ऐसे ही कई सारे सिस्टम ने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे कई सारे सिस्टम्स ने बना के हमारी बॉडी बना दी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे बनते हैं। अब अगर हम सेल के शेप की बात करें, तो सेल के शेप जो है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग होता है, तो उन सब की शेप अलग होती है और सेम होती है। जैसे लिवर के फंक्शन अलग होते हैं, तो उन सब का शेप अलग होती है और सेम होती है। ऐसे ही सेल की शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे जितने भी आरबीसीज हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये आरबीसी की शेप है, सारे आरबीसी स्फेरिकल शेप के होते हैं। जो मसल्स के सेल होते हैं हमारे, मसल्स के सेल हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं। मसल्स के सेल हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं। जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं, वो ये शेप के। हमारे न्यूरॉन की शेप होती है। ये हमारे ब्रेन के सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ये शेप के होते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन
या फिर हम इन्हें नर्व सेल भी बोलते हैं। इनका काम होता है मैसेज रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना। जैसे जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के एक्शंस को कमांड देना, उसके ऑर्गन्स को कमांड देना, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है वही हमारे नर्व सेल या न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए इनका जो फंक्शन होता है वो मैसेज को कमांड को रिसीव और आगे ट्रांसफ़र करना होता है। अब जैसे जो एक सेल होता है वो एनक्लोज होता है, वो बंद होता है एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, ये इनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सेल मेम्ब्रेन जो जितने भी सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बंद रखती है, उन्हें क्लोज रखती है, उन्हें साथ में रखती है और एक सेल को शेप भी देती है। प्लांट में ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेम्ब्रेन होती है बाहर, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल का काम होता है सेल को शेप देना, सेल को रिजिडिटी देना और उसे प्रोटेक्ट करना। अब अगर हम सेल के साइज की बात करें तो मोस्टली सेल्स का साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम नॉर्मल आईज के थ्रू सेल को नहीं देख सकते, हम एक माइक्रोस्कोप के अंडर ही सेल को स्टडी कर सकते हैं। बहुत कम सेल्स होते हैं, जैसे एक मुर्गी का अंडा एक सेल होता है, उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। एक ऑस्ट्रिच का अंडा जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल वो 0.1 to 0.5 mm का होता है और वो होता है एक बैक्टीरिया। ये होता है एक बैक्टीरिया। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो 170 mm to 130 mm होता है और वो होता है एक ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था साइज ऑफ द सेल साइज ऑफ द एनिमल पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये अगर कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेल भी बहुत बड़े होंगे। अगर कोई आदमी छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेल भी छोटे होंगे। हाथी के सेल्स एक चूहे के सेल से छोटे या बड़े नहीं होंगे, वो सेम साइज़ के होंगे। सेल का जो साइज़ है वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके फंक्शंस पे, सेल के फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो हमने सेल के बेसिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे उसका साइज़, उसके शेप, उसका नंबर ऑफ सेल्स, डिस्कवरी, सेल थ्योरी, हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कंपोनेंट, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन क्या होते हैं, हम वो कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सेल चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सारा कोर्स कवर कर लेंगे तो मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स लूँगी। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में या जितने भी क्वेश्चंस, डाउट्स आप लोगों को होंगे, लास्ट में हम एक और वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, केवल डाउट्स को आंसर करेंगे। तो जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके हो तो वो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उन्हें नोट करके बाद में आपके सारे डाउट्स या क्वेश्चंस क्लियर कर दूँ। पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूँगी, नहीं तो मैं लास्ट में एक वीडियो में ज़रूर उसको कवर करूँगी। तो आप लोग इसको देखिए, जो समझ में ना आए वो पूछ लीजिए, जो डाउट्स हो वो पूछ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑर्गेनल्स के वो करेंगे। थैंक यू।